Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy Easy. Myself Seema Yadav and today we are going to discuss question answers of the poem Somebody's Mother from English textbook class 8. Okay, so students जो Somebody's Mother poem है उसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो भी आ चुकी है और उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व किए हमने आगे की वीडियोस में. सो अगर आपको वीडियोस नहीं मिल रही है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और इंग्लिश क्लास 8 इंग्लिश का जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन आंसर्स ऑफ समबडीज मदर. ओके, सो नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स गिवन है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट माइट बी द ओल्ड वुमेन्स फियर एज शी वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द क्रॉसिंग. जो ओल्ड वुमेन थी वो बहुत देर से क्रॉसिंग पर वेट कर रही थी, तो उनके क्या फियर्स हो सकते हैं, यानी उनको क्या डर लग रहा था, वो काफ़ी देर से क्यों वेट कर रही थी. सो यू कैन राइट आंसर लाइक दैट. द ओल्ड वुमेन वेटेड एट द क्रॉसिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम एज शी वॉज अफ्रेड ऑफ द स्लिपरी वेट रोड. वो वेट कर रही थी क्योंकि रोड जो थी वो बहुत ही वेट थी, स्लिपरी हो गई थी, इसलिए उनको डर लग रहा था, वो क्रॉस नहीं कर पा रही थी. एंड फास्ट मूविंग कैरेजेस एंड हॉर्सेस, और वो जो वहाँ पे कैरेजेस थे, घोड़ा गाड़ी थे, घोड़े थे, वो जल्दी जल्दी आ जा रहे थे, है ना. एंड शी फियर दैट इफ़ शी ट्राई टू वॉक, और उनको ये भी डर था कि अगर वो चलने की कोशिश करेंगी शी माइट फॉल और गेटिंग हर्ट, वो गिर जाएंगे और उनको चोट भी लग सकती है. बिकॉज शी वॉज़ वेरी ओल्ड वीक एंड अलोन, वो बहुत ही बूढ़ी थी, कमज़ोर थी और अकेली थी, उनके साथ कोई भी नहीं था. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डज द पोइट शो द हेल्पलेसनेस ऑफ द ओल्ड वुमेन. पोइट ने किस तरह से ओल्ड वुमेन की जो है बेचारा ऐसे सिचुएशन दिखाया है, हेल्पलेसनेस दिखाया है. सपोर्ट योर आंसर विद एविडेंस फ्रॉम द पोएम. आपको पोएम से एविडेंस के साथ इसका आंसर को सपोर्ट करना है. ओके, सो यू कैन राइट आंसर. द पोइट शोज हर हेल्पलेसनेस बाय डिस्क्राइबिंग हर एज ओल्ड, रेड, ग्रे एंड बैंट ड्यू टू द विंटर्स कोल्ड. है ना, पोएट ने इस तरह से बताया है पोएम में कि वो ओल्ड हैं, रेग्ड हैं, बैंड हैं, उनके जो हेयर्स है वो ग्रे हैं, यानी वो बहुत बूढ़ी हो गई हैं. शी स्टूड अलोन एट द क्रॉसिंग वाइल एवरीवन इज इग्नोर्ड हर. वो अकेली खड़ी हैं वहाँ क्रॉसिंग पे जबकि सभी उनको इग्नोर कर रहे हैं. सो इसका क्या एविडेंस है, देखो पोएट में ये लाइनें यूज़ की गई है. ओल्ड, रेग्ड एंड ग्रे, फिट वर अमेज्ड and slow, stood at the crossing and waited long, nor offered helping hand to her. Okay, so इन लाइनों से पता चलता है कि जो ओल्ड वुमेन है वो बहुत हेल्पलेसनेस फील कर रही है. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. वाई डज द बॉय डिसाइड टू हेल्प द ओल्ड वुमेन. जो बॉय था उसने ओल्ड वुमेन की हेल्प करना है, ऐसा क्यों डिसाइड किया. एंड व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट हिम, और ये हमें उस बॉय के बारे में क्या बताता है. द बॉय नोटिस दैट द ओल्ड वुमेन्स हेल्पलेसनेस. बॉय ने जो ओल्ड वुमेन थी उनकी हेल्पलेसनेस नोटिस की. ही नोटिस्ड हर स्टैंडिंग अलोन एंड अंडरस्टूड हर डिफ़िकल्टी. जो बॉय था उन्होंने ये नोटिस किया कि वो अकेले हैं और उनकी प्रॉब्लम को वो समझ गया. द बॉय डिसाइडेड, यहाँ पे आप फुल स्टॉप लगा लेना. ओके, द बॉय डिसाइडेड टू हेल्प द ओल्ड वुमेन बिकॉज ही फेल्ट काइंडनेस एंड कंसर्न फॉर हर. ओके, जो बॉय था उसने डिसाइड किया कि वो वुमेन की हेल्प करेगा क्योंकि उसने क्या फील किया, अपने अंदर कंसर्न फील किया लेडी के अंदर, है ना, और उसको दया आई. दिस एक्ट शोज द बॉय वॉज एम्पैथेटिक, केयरिंग एंड रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स एल्डर्स. इससे पता चलता है कि जो बॉय है वो बड़ों की केयर करता है, उनकी रिस्पेक्ट करता है और उनका सम्मान करता है ना. ही इवन थॉट ऑफ हिज ओन मदर एंड होप समवन वुड हेल्प हर टू. और उसको उसकी खुद की मदर का भी ख्याल आया कि अगर उनकी कभी ऐसी सिचुएशन हुई कि जब कोई ना हो उनके पास, तो कोई ना कोई आके उनकी हेल्प कर दे. ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. हाउ वॉज द बॉयज approach towards the old woman different from that to the other boys in the group. जो बॉय की अप्रोच थी, यानी जो उसने हेल्प किया जो ओल्ड लेडी को देखा तो, है ना, बट जो दूसरे बॉय थे उन्होंने इग्नोर किया, तो इसमें डिफरेंट क्या था. सो यू कैन राइट आंसर. द बॉय ऑफर्ड हर टू हेल्प while other boys on the road didn't pay attention towards her.
बॉय ने सामने से ऑफ़र किया, हेल्प किया उनको, बट जो दूसरे बॉयज़ थे उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया ओल्ड वुमेन की तरफ, है ना. दे इग्नोर्ड हर एंड नॉट ऑफर्ड एनी हेल्प टू हर. उन बॉयज़ ने उनको इग्नोर किया और कोई हेल्प ऑफर नहीं किया. द बॉय नोटिस्ड हर फियर एंड नीड वाइल अदर्स शोड नो एम्पैथी. बॉय ने उनके डर को और उनकी ज़रूरत को समझा, नोटिस किया, और जो दूसरे बॉयज़ थे उन्होंने कोई एम्पैथी नहीं दिखाई उनकी तरफ. ओके, सो उनका बॉय का अप्रोच क्या था? हिज अप्रोच वॉज थॉटफुल, रेस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द ओल्ड वुमेन, है ना. यानी जो ओल्ड वुमेन थी उसकी तरफ उसका जो अप्रोच था बहुत ही थॉटफुल था और रेस्पेक्टफुल था. यानी वो बहुत बड़ों की रेस्पेक्ट करता है. इससे हमें पता चलता है कि जो बच्चा है वो बड़ों की रेस्पेक्ट करता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिफाई द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल ऑफ द पोएम. आपको जो पोएम का टाइटल है समबडीज मदर, इसको जस्टिफाई करना है कि ये क्यों इस पोएम के लिए सही टाइटल है. ओके, सो यू कैन राइट आंसर. द टाइटल समबडीज मदर इज़ वेरी मीनिंगफुल. बहुत ही मीनिंगफुल है ये पोएम के अकॉर्डिंग. इट रिमाइंड्स अस दैट इवन इफ द ओल्ड वुमेन वाज अननोन टू अदर्स, कि अगर कोई ओल्ड वुमेन किसी के लिए अनजान है, देन शी वॉज समवंस बिलव्ड मदर, तो भी वो किसी न किसी की बिलव्ड मदर है, यानी प्यारी माँ है. बाय यूजिंग दिस टाइटल द पोएट टीचेस अस टू ट्रीट एवरी एल्डरली पर्सन विद द सेम केयर एंड रिस्पेक्ट. और इस तरह से जो पोएम ने टाइटल यूज़ किया है, इससे हमें ये सिखाया है कि कोई भी जो एल्डरली पर्सन है, जो यानी जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं, उनको चाहे जैसी रिस्पेक्ट हम अपनी मदर या अपने फादर को देते हैं, अपने पेरेंट्स को देते हैं, जैसी केयर और रिस्पेक्ट, वैसे ही वो भी डिज़र्व करते हैं. ओके, सो हमें यही इस जो पोएम है इससे यही सीखने को मिलता है कि हमें, अगर हम कहीं आ जा रहे हैं और अगर हमें दिख रहा है कि किसी को हमारी ज़रूरत है, तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए. तो जो पोएम का टाइटल है समबडीज मदर, वो इस पोएम के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है. ओके, क्योंकि पोएम में हमें यही दिखाया गया है कि किसी और की मदर के किस तरह से हमें अपने फादर और मदर के जैसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए. ओके, सो एम्पैथी मीन्स सहानुभूति एंड ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता. यानी इस सोसाइटी में एम्पैथी और ह्यूमैनिटी का क्या रोल है. सो हमें पोएम क्या सजेस्ट करता है कि क्या रोल है. सो यू कैन राइट आंसर लाइक दैट. द पोएम ब्यूटिफुली हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पैथी एंड ह्यूमैनिटी. पोएम हाईलाइट करता है इस चीज़ को बहुत ही सुंदर तरीके से. इट क्रिएट्स अ काइंड एंड केयरिंग सोसाइटी. यानी जो एम्पैथी और ह्यूमैनिटी है, ये क्या करते हैं, एक काइंड और केयरिंग सोसाइटी क्रिएट करते हैं. द बॉयज सिंपल गेस्चर ऑफ हेल्पिंग द वुमेन रिमाइंड्स अस टू बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स अदर. जो बॉय का छोटा सा जो एक गेस्चर था कि उस बच्चे ने हेल्प की, है ना, छोटी सी हेल्प की, बट इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, है ना. ह्यूमैनिटी डज नॉट नीड ग्रैंड एक्ट्स. मानवता जो है वो बहुत बड़े बड़े एक्शन उसको दिखाने के लिए, मानवता दिखाने के लिए बड़े बड़े एक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती है. इवन स्मॉल एंड थॉटफुल एक्शंस कैन ब्रिंग चेंज इन आवर लाइफ एंड सोसाइटी. यानी छोटे छोटे एक्शंस जो होते हैं, थॉटफुल एक्शंस, वो हमारी सोसाइटी में और हमारी लाइफ पे भी बहुत चेंज ला सकते हैं. ओके, सो हमेशा हमें जब हम एक समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो हमें एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रहनी चाहिए, एम्पैथी रहनी चाहिए, और हमारे अंदर मानवता रहनी चाहिए. मानवता मीन्स कि जैसे अगर किसी को हमारी ज़रूरत है, हमें पता चल रहा है, हम समझ रहे हैं इस चीज़ को कि उसको ज़रूरत है हेल्प की, देन हमें हमेशा रेडी रहना चाहिए हेल्प करने के लिए. ओके, दूसरे के दुख को समझना, दर्द को समझना, यही तो मानवता है. ओके, सो स्टूडेंट्स, चलिए आगे करते हैं आगे के क्वेश्चंस. Next page, page number 76, and exercise let us learn. Okay, now we are going to solve let us learn. First question, the grid given below has the antonyms of the word. यानी ये जो word, ये जो grid दिया हुआ है, इसमें ये जो word बनेंगे वो क्या है, antonyms है, यानी opposite है. कौन से, किसके opposite है, ये जो words given है ना, इसके अपोजिट है. आपको लोकेट करना है वर्ड्स ग्रिड हॉरिजेंटली, वर्टिकली और डायगनली. किसी भी तरह से ऐसे बन रहा है तो भी, इस तरह बन रहा है तो भी, या ऐसे बन रहा है तो भी आपको वर्ड लोकेट करना है. ओके, वन एग्जाम्पल हैज़ बिन डन. ओके, एक एग्जाम्पल आपके लिए क्या हुआ है, कौन सा, ये वाला, स्ट्रेट,
है ना, स्ट्रेट मतलब झुका हुआ, तो ये किसका अपोजिट हो सकता है, बेंट। बेंट का मतलब क्या होता है, झुका हुआ, सॉरी स्ट्रेट का मतलब सीधा, है ना, तो झुका हुआ का अपोजिट हो गया सीधा, बेंट एंड स्ट्रेट। अब आपको देखो फर्म, फर्म का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, है ना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सॉफ्ट। ओके, मीक का मतलब होता है दयालु टाइप का बच्चा कोई, है ना, या ऐसे कोई जो ऐसा आदमी जो मतलब काइंड काइंड हो। ओके, एंड इसका अपोजिट हम क्या लिख सकते हैं, बोल्ड। ओके, बोल्ड हो जाएगा इसका अपोजिट। ओके, मैरी, मैरी मतलब खुश, हैप्पी, है ना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा सैड। ओके, एंड काइंड, काइंड यानी दयालु होता है, तो इसका क्या हो जाएगा अपोजिट, क्रूअल, है ना, क्रूअल। ओके, यानी कठोर। एंशियस यानी चिंतित, चिंतित का अपोजिट क्या हो जाएगा, काम। ओके, सो ये जो वर्ड्स हैं ये हमें ढूंढना है। ओके, सो चलिए ढूंढते हैं ये वर्ड्स। सो पहला है सॉफ्ट, तो ये देखो एस आपको यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है ना, तो इसकी हेल्प से भी आप ढूंढ सकते हो सॉफ्ट, SOFT। ओके, ये ऐसे मिल जाएगी ये लाइन। ओके, सो नेक्स्ट क्या था, मीक, मीक का बोल्ड, है ना, ये देखो बी यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, तो ये हो जाएगा बोल्ड, बहुत ही ईजी है ना। और रूड भी इसका लिख सकते हो आप, तो रूड के लिए ये देखो ये हाईलाइट किया हुआ है ना। देन मैरी, मैरी का सैड, सैड का देखो एस हाईलाइट किया हुआ है। ओके, काइंड यानी काइंड का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्रूअल, कठोर। ओके, तो क्रूअल आपको कहाँ से नज़र आ रहा है, ये देखो CRUEL, नीचे L है। ओके, क्रूअल हो गया। देन एंसियस का काम हो जाएगा, तो देखो यहाँ से C हाईलाइटेड है, ये हो जाएगा काम। और बेंट का ये स्ट्रेट झुका, स्ट्रेट यानी सीधा, ये अपोजिट है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड, मैच द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट गिवन इन कॉलम 1 विद द अंडरलाइन फ्रेज इन कॉलम 2, यानी ये जो वर्ड्स हैं इनका ये जो अंडरलाइन वर्ब है, फ्रेजेस है अंडरलाइन, इनसे इनका मीनिंग है। ओके, तो आपको मैच करना है। जैसे मूव स्लाइटली, गिव सपोर्ट, इनका मीनिंग इधर है, तो आपको मैच करना है। या फिर ऐसे कह सकते हो कि ये वर्ड है और इनके मीनिंग इधर अंडरलाइन किए हुए हैं जो सेंटेंसेस में उनसे रिलेटेड है, तो आप मैच करोगे। ओके, जैसे फर्स्ट वन देखो, आपको समझ में आ जाएगा, हैस्टन का मतलब क्या होता है, जल्दी करना। ओके, तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ब हैं, फ्रेजेस हैं, इनमें आपको किसका मतलब दिख रहा है, जल्दी करना। ये देखो, मूव क्विकली, वर्क क्विकली, है ना, तो फर्स्ट वन का क्या हो जाएगा, थर्ड, हैस्टन का मतलब क्या होता है, वर्कड क्विकली, द स्टूडेंट्स वर्क क्विकली टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट एंड सबमिट इट ऑन टाइम। सो फर्स्ट वन को आप इससे मैच करोगे, है ना, मीनिंग मैच हो रहा है हमारा। देन हेडेड का मतलब होता है अटेंशन देना, तो कीप, कैप्टन हीप, कम्फर्ट वार्ड, पेड अटेंशन, ये हो जाएगा, है ना। द स्टैंडर्ड पीपल वर ब्राउट टू सेफ्टी बिकॉज दे पेड अटेंशन टू आवर डिवाइस। ओके, सो हेडेड का मतलब क्या हो जाएगा, पेड अटेंशन। देन स्टीर का मतलब होता है धीरे धीरे किसी चीज़ को मिलाना, है ना। सो मूव स्लाइटली, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट वन में मूव स्लाइटली, तो फर्स्ट को आप थर्ड को आप फर्स्ट से मिलाओगे। ओके, देन लैंड का मतलब क्या होता है, देना, है ना, तो यहाँ पे कहीं आपको गिव दिख रहा है, ये देखो। ओके, सो फोर्थ को आप किससे मिलाओगे, सेकंड वन से। ओके, देन है पिल्ड, पिल्ड का मतलब क्या होता है, ढेर, ढेर यानी कि कैप्ट इन हीप, ऑल द बॉक्सेस वर कैप्ट इन अ हीप ऑन एट वन प्लेस, एक जगह पे सारे बॉक्सेस ढेर बना के रखे हुए थे, तो पिल्ड हो जाएगा, फिफ्थ का फोर्थ से मैच हो जाएगा। देन ऑफर्ड, ऑफर्ड, ऑफर मतलब क्या होता है, किसी को ऑफर करना, जैसे कि हेल्प ऑफर करना। ओके, तो सिक्स का हम किससे मैच करेंगे, दे कम फॉरवर्ड टू हेल्प अस व्हेन वी वर इन नीड, आगे आए वो, ऑफर करना यानी सामने से हम बोलते हैं ना कम फॉरवर्ड, तो ये हो जाएगा फिफ्थ वन। ओके, मैं आपको नंबर से लिख के दे देती हूँ, जैसे ये फर्स्ट का हो जाएगा थर्ड वन। ओके, एंड सेकंड का क्या हो जाएगा, सिक्स्थ। ओके, थर्ड में हो जाएगा फर्स्ट वन, फोर्थ में हो जाएगा सेकंड,
फिफ्थ को आप किससे मिलाओगे? फोर्थ से, एंड सिक्स को फिफ्थ से। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। थर्ड, इन द पोएम द पोइट यूजेस द एडियम। पोएम में पोइट ने कुछ मुहावरे यूज़ किए हैं, जैसे लैंड अ हैंड, इसका मतलब क्या है? विच मीन्स हेल्प समबडी, किसी की हेल्प करना। सम मोर इडियम्स यूजिंग हैंड आर गिवन इन कॉलम 1, यानी हैंड वर्ड का यूज़ करते हुए कुछ और भी इडियम्स दिए हुए हैं कॉलम 1 में। मैच दिस इडियम्स विद देयर मीनिंग, और ये मीनिंग दिए हुए हैं कॉलम 2 में। ओके, सो आप यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्शनरी का भी यूज़ कर सकते हैं, बट आजकल डिक्शनरी कौन यूज़ करता है? आजकल तो गूगल यूज़ करते हैं सब, है ना। सो देखते हैं, चलिए। गेट आउट ऑफ हैंड, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग गेट आउट ऑफ हैंड मतलब कि आपके हाथ से निकल गई बात, है ना। बिकम डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, जब सिचुएशन आपके हाथ से निकल जाए तो इसका ये मीनिंग हो जाएगा बिकम डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल। ओके, सो फर्स्ट वन को आप ये फोर्थ इससे मैच करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट है ट्राई योर हैंड एट समथिंग। ट्राई योर हैंड एट समथिंग यानी अपनी तरफ से कुछ नया ट्राई करना। ओके, अपनी तरफ से कोशिश करना। सो ये देखो, डू समथिंग न्यू। सो सेकेंड में आप फर्स्ट से मैच करोगे सेकेंड को। देन थर्ड है गिव समबडी अ फ्री हैंड, यानी गिव समबडी अ फ्री हैंड मतलब किसी को फुल फ्रीडम दे देना कि वो अपने हिसाब से कुछ भी कर सके, है ना। अलाउ समबडी टू डू समथिंग विद फुल फ्रीडम। ओके, सो थर्ड वन का क्या हो जाएगा? सिक्स्थ, यानी सिक्स से मैच करोगे आप। ओके, देन फोर्थ है गिव समबडी अ बिग हैंड। गिव समबडी अ बिग हैंड, तो ऐसा आपने देखा होगा स्कूल के फंक्शंस में, जो माइक पे क्या बोलते हैं कि आप गिव अ बिग हैंड टू अप्लॉज, यानी कि ज़ोर से तालियां बजाओ, इनको प्रोत्साहन मिलेगा, इनकरेजमेंट मिलेगी, है ना। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अप्लॉज समबडी, किसी को, ये देखो सेकंड वन इसका हो जाएगा, है ना। इनकरेज करने के लिए हम ऐसा बोलते हैं ना, गिव somebody a big hand. Okay, then have your hands full, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप बहुत बिजी हैं, है ना। have your hands full, so इसको आप किससे मैच करोगे? फिफ्थ से। ओके, चलिए देखते हैं, फिर से करते हैं अगर आपको नहीं समझ में आया तो। फर्स्ट वन है गिव आउट ऑफ हैंड, यानी आप इसको मैच करेंगे आपके हाथ से निकल गई सिचुएशन इससे, है ना। ट्राई योर हैंड एट समथिंग, यानी कि अपने तरफ से कुछ नया करना, फर्स्ट से मैच करेंगे। गिव समबडी अ फ्री हैंड, किसी को पूरी छूट दे देना, तो ये हो जाएगा, इससे मैच कर देंगे। गिव समबडी अ बिग हैंड, अप्लॉज, है ना, ये इससे मैच करेंगे सेकंड से। वर्क हैंड इन हैंड, अच्छा ये रह गया था ना, वर्क हैंड इन हैंड, तो इसका हो जाएगा साथ, मतलब एक साथ काम करना, तो वर्क टुगेदर। ओके, एंड हैव योर हैंड्स फुल, यानी कि बहुत बिजी होना। ओके, अब आपको क्लियर हो गया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। अब जो पोएम में वर्ड यूज़ किए गए हैं ना, उसी से आपको ये कंप्लीट करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, जैसे देखो, हीट के लिए समर, है ना। इसी तरह विंटर के लिए क्या यूज़ हो जाएगा? पोएम में चिल यूज़ हुआ है विंटर के लिए, ऐसे कोल्ड भी लिख सकते हो, है ना, बट पोएम में चिल यूज़ हुआ है। ओके, नेक्स्ट है ओल्ड के लिए एज्ड यूज हुआ है ना। और हर्ट के लिए क्या यूज़ हुआ है? हर्ट यानी दुख होना या नुकसान करना, तो इसमें हम लिख देंगे हार्म, पोएम में हार्म यूज़ हुआ है। ओके, विस्पर्ड, शाउटेड, और हम्बल यानी प्राउड, हम्बल के लिए क्या यूज़ हुआ है? प्राउड। ओके, आइज़ का जैसे लेग्स से वॉक यानी चलते हैं, तो यहाँ पे देखो थर्ड वन में अपोजिट था, आप समझ गए ना। देखो विस्पर्ड यानी धीरे धीरे बोलना, शाउटेड यानी चिल्लाना,
हम्बल यानी जो विनम्र होता है, और प्राउड यानी जो थोड़ा सा अभिमानी होता है। ओके, देखो नेक्स्ट, आइज, आइज और लेग्स और वॉक्स, यानी लेग से वॉक करते हैं तो आइज से क्या, सी, यहाँ पे सी हो जाएगा। हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, जिसके पास बहुत पैसा है, वेल्दी। डेंसली पैक्ड पीपल, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा भीड़, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्राउड। ओके, डेंसली पैक्ड पीपल यानी बहुत ज़्यादा भीड़, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्राउड। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या है। Read the lines from the poem given below. Lest the carriage wheels or the horse's feet should crowd her down in the slippery street. ये poem की lines है ना। अब यहाँ पे देखो, lest is a conjunction that means to prevent something bad. Lest एक क्या है, conjunction है, जिसका मीनिंग है किसी चीज़ का बुरा होने से बचाना, है ना। लेस्ट द कैरेज व्हील्स, यानी वो लेडी जो है अपने आप को बचा रही थी ना, कि जो घोड़े वहाँ से आ जा रहे थे, उनके पैरों के बीच ना वो आ जाए या किसी से टकरा ना जाए, है ना, क्राउड में। तो लेस्ट का मतलब क्या है, प्रिवेंट समथिंग बैड, कुछ बुरा होने से बचाना। और अनप्लीजेंट फ्रॉम हैपनिंग, यानी कुछ अनप्लीजेंट यानी बुरा हो रहा है, उससे बचना। ओके, टू बेटर अंडरस्टैंड इट्स यूजेज इन अ सेंटेंस वी कैन रिप्लेस लीस्ट विद जस्ट इन केस। जस्ट इन केस जो वर्ड है उसकी जगह पे आप लिस्ट का यूज़ कर सकते हो, ये LEST लिस्ट का यूज़ कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल इन दिस सेंटेंस, शी शोड ऑल द डॉक्यूमेंट्स लिस्ट वी डाउट हर, उसने हमें सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए, अगर या मतलब हम उस पर डाउट करें इससे पहले ही सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा लिए, यानी कुछ बुरा होने वाला था तो उससे बचने के लिए पहले ही सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए। द वर्ड लेस्ट कैन बी रिप्लेस विद जस्ट इन केस टू मीन दैट शी शोड द डॉक्यूमेंट्स टू प्रिवेंट एनी डाउट, है ना। इस चीज़ को डाउट होने वाला था, इससे प्रिवेंट करने के लिए इसका वर्ड ये यूज़ किया गया है ना, लेस्ट। तो इसका वर्ड जस्ट इन केस की जगह पे आप लेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी ये चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो रही है। ओके, और अगर हेल्पफुल हो रही है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, और आपको वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आ रहा है या नहीं, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, इसके बारे में आप कमेंट में ज़रूर लिखें। ओके, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे।